एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और स्टैंडर्ड का जो आपका पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स का, और उसमें मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मेरे द्वारा जो बताया गया क्वेश्चन पेपर आप करोगे तो बिल्कुल डंके की चोट पर कह दूं कि 75 के 75 नंबर ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव भी वही के वही फंसने वाले हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको सेट ए और बी प्रोवाइड करा दिया है ना। चलिए अब सेट सी को अच्छे से सोल्व करेंगे। ये मैं आपको 6 तरह के पेपर दूंगा, सेट ए बी सी डी ई एफ, 6 सिंपल पेपर है। बिल्कुल 6 सिंपल पेपर जो करेगा बिल्कुल आपको वही के वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए मेन सब्जेक्ट अपना मैथ्स है और मैथ्स में ही पूरे आपको नंबर दिलवा दूंगा। ठीक है, तो घबराओ मत। ठीक है, चिंता की कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए प्रॉपर मैं समय देकर आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो आप भी पूरा सपोर्ट जरूर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अंत तक देखिएगा। ठीक है भैया, चलिए यहाँ से देखिए द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। क्या बोला उसने प्रश्न क्रमांक 1 में, ध्यान से समझो, आने वाला है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझो आप। प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखिए भिन्न कब होता है, जब आपका जो मूल है वो जो है विविक्तकर जो रहेगा वो शून्य से बड़ा होगा। ध्यान रखना है, विविक्तकर यानी डिस्क्रिमेंट आपका शून्य से बड़ा होगा। अब शून्य क्या है, ये शून्य रहा, शून्य से बड़ा है इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहने का मतलब ये है, तो बड़ा मतलब क्या, जिधर मुंह रहेगा वो रहेगा। तो सूत्र क्या है, पहला तो ये सूत्र तो कैसे कहीं तक आ का तो है ही नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। यहाँ से ये जो है ये बिल्कुल राइट आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ 0 जो है वो छोटा है और विविक्तकर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे 0 बड़ा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या बोलेंगे अपन कि वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। ध्यान दीजिएगा है। अच्छा, जब चीजें दोनों बराबर हो, बराबर के उधर 0 है और इधर भी 0 है, यानी कि उत्तर अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो जो मूल है वो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। याद रहेगा, बस तीनों में से एक तो आपको किसी भी तरीके से आ जाएगा सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए ए पी है, -3 है, 1/2 है माइनस का, और 2 है का 11वां पद है आपका। 11वां पद कौन सा रहेगा, 28, 22, 38 की माइनस का 48/1/2। देखिए इसके लिए आपको चाहिए ए की वैल्यू, ध्यान देना है, इंग्लिश मीडियम वाले भी, मैं समझाऊंगा उधर भी आपको। ठीक है, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू होगी -3। यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, यानी कि सार्वंतर जिसको कहते हैं अपन, तो सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस इसको निकालने की फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2 माइनस, और ब्रेकेट में ये -3 है तो ये भी -3। जल्दी से बोलो, फटाफट बोलते जाओ, 1/2 और प्लस का 3, 3 दूने 6, 3 दूने 6, और 6 में से एक गया तो माइनस का 5/2 आंसर आया है। अब ध्यान दो, ये तो आया आपका डी की वैल्यू। अब इसने पूछा है 11वां पद, तो A11 आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A11 इज इक्वल टू होता है A प्लस 10D। ठीक है, ये तो आपका तक हिस्सा तो हो गया डी तक का। अच्छा, A11 है तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू होगी 3 माइनस का प्लस 10 इंटू माइनस का 5/2। देखो ध्यान से, ठीक है। अब इस 2 से ये कटेगा, 2 पंजे 10 हो गया, और यहाँ से हो गया 3, और पच्चम कितना हो गया आपका 25 माइनस का। ठीक है भैया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलते जाओ फटाफट। अच्छा, यहाँ पर प्लस का आएगा, ये ना 5/2, 25 है प्लस का। ठीक है, तो 25 और 3, ये तो सही है। अरे ए की वैल्यू कितनी, माइनस का 3 है, तो 25 में से 3 गया तो 22 बच गया। सही तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गलती ये कर दी थी अपन, माइनस का नहीं, ये प्लस का है।
क्योंकि ये 3 दूने 6 होगा, 6 में से एक जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, याद रहेगा। और 25 में से 3 घटेगा तो 22 उत्तर आ जाएगा। कर पाओगे जल्दी से? बोलो हाँ। ये यहाँ से देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल हैव टू टू डिस्क्रिमेंट। ठीक है, यहाँ से ये स्पेलिंग गलत है, तो डिस्क्रिमेंट रूट रियल रूट इफ, तो रियल रूट है तो रियल रूट रहेगा, तो यहाँ से ये बी ऑप्शन राइट रहेगा। और यहाँ पर ठीक है, नॉट रियल रहेगा, मतलब आपका रियल नॉट रहेगा तो मतलब ये यहाँ से आ जाएगा। अब जो रूट से है वो इक्वल रहेगा तो ये आपके लिए रूट से इक्वल हो गया। ठीक है भैया, ध्यान रहेगा। चलिए, अच्छा दूसरा बार रह गया ना, तो ये द टर्म 11th टर्म है ऑन एपी, तो ये तो आपका 22 अभी उधर अपन ने सीख भी लिया है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंतर्गत क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि यहाँ पर दिया गया कि दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि बी डी भुजा बी सी के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुज जो है बी डी ई का क्षेत्रफल अनुपात जो होता है ना, वो तो सीधा सीधा मैं बता दूं आपको 4:1 होता है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जल्दी बोलिए फटाफट। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो यहाँ से जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो होता है 6a²। ध्यान देना है ना। अच्छा ये क्या है, आप ए क्यूब, क्योंकि इनमें से तीनों में से एक दो तीन तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट करोगे नहीं, इस तरीके से पढ़ोगे तो सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी हैं। चलिए, ए क्यूब जो है, ए क्यूब क्या है, ये है घन का आयतन, ये है आपका घन का आयतन। ठीक है। अच्छा 4a² क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है भैया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। करनी 3 गुणित भुजा, तो ये है घन का विकर्ण। ठीक है। अब कोई पूछ ले कि भाई साहब घन का जो आयतन है वो बताओ, तो ए क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दोगे तो 4a²। ठीक है। इसके बाद में आपका घन का संपूर्ण पूछोगे तो घन में संपूर्ण भुजाएं होती है, मतलब पृष्ठ होते हैं 6। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा यहाँ से देखिए, एक पासे को फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासे में यदि हम बात करें तो पासे में कुल कितने अंक होते हैं, पासे में कुल होते हैं 6 अंक। ध्यान रखना है, पासे में जो कुल अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 6 संख्याएं होती है। कितनी होती हैं, कुल 6 होती है। अब 4 से बड़ी की बात कर रहे हैं, तो 4 से बड़ी, तो जैसे मान के चलिए 6 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 4 से बड़ी कितनी है आपकी, 2 है, तो 2 है, तो 2 हो गया इसका अनुकूल परिणाम। बटे में आता है कुल परिणाम, तो 2/6 हो गया। अब अनुकूल बटे कुल, तो 1 और 2 तिया 6, तो यहाँ से 1/3 देख लो कौन सा आंसर है, 1/3 यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पढ़ रहे कह रहा है उसको देखो ध्यान से, कि द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, द्विघात बहुपद जिसकी, देखिए जिसकी घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघात। ठीक है, जिसकी घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद। और जिसकी घात 0 हो उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ से एक है आपका रैखिक बहुपद, याद रहेगा ये भी कि लिख के बताऊँ, ये चीज़ें तो याद भी आपको रहनी भी चाहिए और कॉन्सेप्ट वाली भी चीज़ है। ठीक है। चलिए, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ये, यहाँ से तो 4 हो गया है। यहाँ से आपका देखिए फॉर्मूला जो देना है वो 6a² हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझा दूंगा। ये तो सूत्र फॉर्मूले हैं ना, मैंने बता ही दिया वहाँ पर। ठीक है, ये आपका ए क्यूब जो है इसका, ठीक है, आयतन वाला फॉर्मूला है। इन चीज़ों को देख लीजिएगा आप। ठीक है भैया, 5th वाले में आपका हो जाएगा, यहाँ पर 5th वाले की बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर रह जाएगा 1/3। ठीक है, और 6 के अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ से 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर कमेंट भी आते हैं बार बार, तो इतनी सी चीज़ें मैंने थोड़ी सी देख ली है। देखिए ये जो है, ये ए क्यूब जो है ना, ये आप जानते हैं कि
वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका लिटरल सरफेस एरिया का है। ठीक है, और ये आपका टोटल टोटल सरफेस एरिया का हो गया है, और ये आपका जाएगा, ठीक है, डिजाइनल ऑफ क्यूब, है ना, विकर्ण। मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है बेटा इंग्लिश मीडियम में, पर आप कवर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, यहाँ पर है रिक्त स्थान। चलिए तो रिक्त स्थानों को समझते हैं। अब पहला पढ़ते हैं, रेखिक बहुपद की जो अधिकतम शून्यक होते हैं, रेखिक बहुपद में जो अधिकतम शून्यक होंगे वो कितने हो सकते हैं। तो रेखिक बहुपद में अधिकतम शून्यक होता है 1। ध्यान रखना है, ये मैंने आपको सेट है सब सोल्व कराया ना, जब आपको मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव बता ही दिया है कि रेखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद जो है उसका अधिकतम शून्यक 2 होगा, त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 3 होगा, याद रहेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ये लीनियर पोलिनोमियल कैन हैव ए मोस्ट ऑफ जीरोस, तो वन हैव, केवल 1 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, और यदि आपको द्विघात बहुपद आ गया मान के चलिए, है ना, तो द्विघात बहुपद के लिए कितना रहेगा आपका, 2 रहेगा। लीनियर तो ये हो गया, ये हो गया। चलिए तो आप बढ़िया से कर पाओगे आराम से, ठीक है भैया। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसका 2 हो जाएगा, है ना, ये रहेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2। इसमें सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर निकालने का तरीका बेस्ट, ये पहले वाला पहला पद कहलाता है, दूसरे नंबर पर लिखा जो दूसरा पद कहलाता है, और पदों को हम ए से डिवाइड डेफिनेशन देते हैं उसकी। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। थोड़ा सी दिक्कत इसलिए आ रही है कि ये इंग्लिश मीडियम के शब्द थोड़े थोड़े बोलने पड़ रहे हैं। अब अपन थोड़ा हिंदी मीडियम को पढ़ाते नहीं तो नाश करते तमें इतने हिंदी मीडियम का, तो ठीक है भैया। चलिए A2, क्योंकि बार बार कमेंट आती है तो उन बच्चों को भी साथ में लेके चलना है। चलिए तो यहाँ पर A2 क्या है, 1/2 है, माइनस 3/2। आंसर बोलो जल्दी से, तो 2 का 2 ही रहेगा, 1 माइनस 3 यानी -2/2। आंसर ना वही आंसर आ जाएगा -1, देख सकते हैं। तो यहाँ से जो सार्वंतर निकला आपका, कॉमन डिफरेंस निकला, वो कितना निकल गया, -1। ये देख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपका डिफरेंस रहेगा ना, डिफरेंस, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा -1 हो गया। अच्छा, सभी त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं क्या, सभी त्रिभुज कौन से, तो समबाहु, समबाहु जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ें। यहाँ से अपन ऑल जो ट्राइंगल है आर सिमिलर, तो यहाँ पर इसका मैं भर देता हूँ आपके लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। ये भर दिया मैंने, LATERAL, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से देखना है, चौथा कि बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो बाहा इस बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो केंद्र पर समान कोणांतरित करती, इक्वल कोणांतरित करेगी, तो समान कोणांतरित करती है। तो यहाँ से इसका जाएगा यहाँ पर इक्वल, ये फोर्थ का यहाँ पे भर देता हूँ मैं, इक्वल EQUAL हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, कि केंद्र पर जो कोण है थीटा है, ये है ना, केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का आपको सूत्र लिखना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र होता है 360 माइनस थीटा बटे में 360 इंटू πr², ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये थीटा है बेटा, ये क्यों नहीं है, मिसप्रिंट से हो गया है। तो इसका जाएगा 360 यानी 360 थीटा बाई 360 इंटू πr² हो गया। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, कि 2x² माइनस x माइनस 6 इसके जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे, तो देखिए इसका अपने को पता ही है कि ये उधर जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। देखिए ध्यान दो कि ये 12 चाहिए अपने को, है ना, और 12 चाहिए, तो
क्योंकि 6 दूना 12 है, तो इसी टेबल पढ़ो जिसके टेबल में 12 आए, पर लेकिन ये 4 और 3 क्या आएगा, तो ये 3 और 4 आएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, अपने को प्लस का चाहिए 4, ठीक है, और नेगेटिव लेना पड़ेगा 3, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। पर जब आंसर आता है ना, तो जो पॉजिटिव दिखता है वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव जो दिखता है जो पॉजिटिव हो जाता है। बस इतनी ट्रिक है ये डायरेक्टली। तो यदि अपन इसका सही में वो चीज़ें डायरेक्टली करें, तो इसका जो मूल है वो मूल कितना निकल कर आएगा यहाँ पर, देखो मैं सोल्व भी कर देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सवाल है आपका 2x² प्लस x माइनस 6, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 हो गया। यहाँ से देखो, बोलो जल्दी से। तो यहाँ से अपना 2 कॉमन आ गया है, अंदर क्या आंसर आया है आपका, 2 आंसर है। तो x 2 और x कॉमन आएगा, है ना, 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से माइनस का 3 आंसर है, तो x प्लस 2 रह जाएगा। अब x प्लस 2 है तो उसका तो माइनस हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, तो माइनस हो गया। और यहाँ से अपना देखो x प्लस x बराबर भी, एक तो माइनस का 2 आ गया, दूसरा क्या आएगा 2x माइनस 3 है, तो ये माइनस का 3, 2x माइनस 3 बराबर पे 0, तो 2x बराबर पे आ जाएगा 3, और x बराबर पे जाएगा 3/2। ठीक है भैया, जल्दी बोलो। तो ये 2 आपके यहाँ पर मूल निकल कर आ चुके हैं, जल्दी बोलिए। तो एक तो माइनस का 2 है गया है, और एक आ गया 3/2। चलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, 3/2 हो गया। अब है सत्य और असत्य है। तो देखिए, करनी में जो x² है प्लस 3x एक बहुपद है क्या, नहीं। कोई भी जो बहुपद कहलाता है उसकी घात जो होती है ना, वो कभी भी बटे में नहीं रहती। और करनी का मतलब होता है जब भी करनी चढ़ी रहे, मतलब घात 2 के ऊपर वाले में, ये देखो ये, तो ये करनी का मतलब होता है 1/2। ध्यान देना है, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि करनी में 2x² है, ये एक अलग चीज है। यहाँ पर ये जो घात 2 चढ़ी नहीं, इसके ऊपर करनी नहीं होनी चाहिए, ये करनी देखो यहाँ। तो घातांक जो का नियम क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या जो होगी वही आपके घात के रूप में रहेगी। तो बहुपद यही है कि बहुपद की जो घात होती है एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा ट्रू, सत्य बात है, ए सॉरी असत्य बात नहीं ये तो, है ना, क्योंकि इसमें तो है करनी थी, तो असत्य है। अच्छा, द्विघात समीकरण के मूल एवं द्विघात बहुपद के शून्यक एक ही होते हैं क्या, सही है, क्योंकि दोनों के आंसर एक ही रहेंगे, मूल निकालो या शून्यक निकालो, तो ये बात भी आपकी ट्रू रहेगी। तीसरा है आपका 5 और 7 का समांतर माध्य जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, ठीक है 6 है क्या, तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला ये है कि दोनों को आपस में जोड़ो और बटे में 2 से भाग दो, दोनों को आपस में जोड़ो और बटे में 2 से भाग दो, तो 5 + 7 बटे में 2, ठीक है, बोलो 5 और 7 कितना, जो 12, 12/2, यानी कि आंसर आ गया 6, बिल्कुल सही बात है। ये आपका हो गया यहाँ पर सत्य। समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो सदैव बराबर नहीं होते, ठीक है, असत्य है। ठीक है भैया, आपका दूसरा यहाँ पर अपन असत्य में देखेंगे, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, सर्वांग सम जो त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज, उनके ही क्षेत्रफल सदैव बराबर होंगे। तो सर्वांग सम त्रिभुज के क्षेत्रफल ही सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं लाइन, सदैव बराबर होते, हो गया, ये यहाँ से देख लो आप। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। चलिए भैया, यहाँ से अपन 5th नंबर का देखते हैं, ठीक है, जब तक अच्छा देखिए इनको 4th तक अपना हो चुका है, तो इनका इंग्लिश मीडियम वालों का देख लेते हैं यहाँ से पहले। देखिए यहाँ पर इसका पॉलिनोमियल रहेगा क्या, ये तो नहीं रहेगा, ये आपका फाल्स रहेगा। दूसरा जो है वो आपका यहाँ से ट्रू रहेगा, ठीक है। 5th की बात रहेगी, 3rd की, तो ये आपका यहाँ से ट्रू है। 4th जो होगा वो आपका यहाँ से फाल्स रहेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर 5वां पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजाओं के
अनुपात के बराबर नहीं होता। देखो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर आपका असत्य रहेगा ये। और यदि इसमें वर्ग भी लगा रहेगा, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी। ठीक है, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बिल्कुल। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे बिंदु से, तो ये तो 2 बार 3 बार हो गया है। ये यहाँ से ये स्पर्श रेखाएं खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती, तो ये बात भी आपकी ट्रू रहेगी। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम का रहेगा, ये देख लीजिए। ये आपका यहाँ से फिफ्थ है ना, फिफ्थ आपका फाल्स है, 6 वाला ट्रू रहेगा। हो गया। अब देखिए सही जोड़ी, देखिएगा सही जोड़ी में क्या है। पहला है 0, बिंदु की कोटि। देखिए कोटि जो होती है वो पीछे रहती है y वाली, और x वाला होता है आगे मान। तो आगे वाले को कहते हैं भुज और पीछे वाले को कहते हैं कोटि। तो ये आपका y यहाँ से आंसर हो गया। सेक स्क्वायर माइन थीटा -1, इसका जाएगा टेन स्क्वायर टेन थीटा, तो ये हो गया दूसरा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये उसी फॉर्मूले के बेस पे है, तो ये तीसरा इसका 1 हो जाएगा। कोस 45 डिग्री का होता है 1/2। कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, ठीक है, कोस जो 0 डिग्री है वो सेक 0 डिग्री के बराबर रहेगा। यहाँ से आपका हो जाएगा ये 5वां, क्योंकि ये दोनों का मान कितना होता है 1 होता है ना। कोस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है कितनी होती है 1 होता है। कोस 0 डिग्री और एक और होता है सेक 0 डिग्री बराबर सेक 0 डिग्री, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर है, स्क्वायर से घात 2 से करने कैंसिल हो गई, इसलिए सेक थीटा बचा के मान। आगे देखिए ये सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वालों का रहेगा। तो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, तो ये पहले का आपका रहेगा यहाँ से y, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका जाएगा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होता है तो ये टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अभी बताया मैंने 25, मतलब थीटा थीटा वैल्यू मान लो इसको, तो 1 आ गया ये, सर्वसमी का है ये। हाँ, कोस 45 का मान आपका हो गया है यहाँ पर 1/√2, और कोस 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो सेक 0 डिग्री, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट कट गया पावर डिग्री 2 से। हो गया। चलिए अब है यहाँ पर है आपका एक वाक्य में उत्तर। हो गया। यदि a इक्वल टू बी क्यू, यदि a इक्वल टू होता है बी क्यू, तो a एवं b में क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर अपना जो ये प्रश्न है ना, ये यदि a इक्वल टू बी क्यू बराबर, तो a एवं b में क्या संबंध है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि b जो है a का एक गुणनखंड है, b a का एक गुणनखंड है। ठीक है, अच्छा ये इसका मतलब क्या है, देखिए ये वैसे सिलेबस से हट गया, अब स्टैंडर्ड के लिए क्या है, बहुत चांस है आने के लिए। ठीक है भैया, स्टैंडर्ड में ये आ सकता है, कभी कभी रिपीट हो सकता है, बेसिक वालों के लिए भी रिपीट हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चीज़ों पर के लिए आपको देखो क्या है कि इस साल जो लेवल है ना थोड़ा सा बढ़ा के देगा, देखना मैथ्स का आप खुद ही। यहाँ से अपन बात करेंगे तो इसके लिए आपका पहला जो है ये आपका हो जाएगा बी इज ए फैक्टर ऑफ ए, तो बी इज ए फैक्टर ऑफ ए, हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखिएगा असंगत युग्म किसे कहते हैं, तो असंगत युग्म किसे कहते हैं, असंगत युग्म जिसका कोई हल नहीं हो। ठीक है, कोई हल नहीं हो, तो जिसका कोई हल नहीं
हो उसे कहते हैं असंगत युग्म। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पेयर, नाम में लग रहा है इनकम्प्लीट, मतलब इसका क्या जाएगा, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। चलिए तीसरा क्या है, अवनमन कोण की परिभाषा देनी है। तो अवनमन कोण क्या है, देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण, जो वस्तु क्या है, वस्तु को हमें नीचे की ओर देखना पड़ता है। ठीक है, वस्तु को देखने के लिए हमें नीचे गर्दन करनी पड़ती है। तो जब कोई भी वस्तु जो है वो कहाँ रखी है, अब हमारी आँख से नीचे रखी हो, ऐसे बोलना। आपको मैं परिभाषा बोल देता हूँ, हिंदी में लिख देना है कि जब वस्तु हमारी आँख से नीचे की ओर रखी होती है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा दोनों के बीच में बनने वाला कोण आपका अवनमन कोण कहलाएगा। पीई प्लस पीई बार का मान होता है 1, क्योंकि एक फॉर्मूला है ये। तो पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। वृत्त की जो छेदक रेखा है उसकी परिभाषा आपको देनी है। वृत्त की छेदक रेखा, तो वहां रेखा जो, ठीक है, वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, कम से कम 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, वहां रेखा जो वृत्त को ठीक है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे ठीक है क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। हो गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का ज्ञात करना है आपको, जिसका जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का फॉर्मूला लगा के बढ़िया से आपको सोल्व कर लेना है। सोल्व जब करोगे तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और क्या है। हो गया है। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ से तो इसका तो आपको डेफिनेशन लिख ही सकते हैं। ठीक है, कि ए लाइन डेट इन इंसेक्ट ए सर्कल एट टू, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट तो ये परिभाषा तो याद कर लेना है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज एंगल इज 60। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है आंसर, तो आंसर भैया हो गया। चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये देख सकते हैं, इनको आपको एक साथ में सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा, पर पहले आप इन क्वेश्चनों को एक बार नज़र देख लीजिए। ठीक है, संख्या 4n स्क्वायर पर विचार कीजिए जहां n क्या है, आपकी एक नेचुरल नंबर है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान निकलेगा जब 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, दर्शाइए कि 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना है, क्वेश्चनों पर है अब पूरा। शून्य को की संख्या ज्ञात करनी है। देख सकते हैं इस पैराग्राफ में, तो आपको चित्र में देख के लगेगा कि 2 शून्यक होंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 और 2। एक आयताकार भाग की लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 सेंटीमीटर से अधिक है, इसका परिमाप अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर। तो भाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आराम से आप देख पाओगे। हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं, तो ये विलोपन विधि के द्वारा इस सवाल को हल करना है। एक द्विघात समीकरण बताना है कि ये द्विघात है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में x स्क्वायर -3 - 10 = 0 के मूल ज्ञात करेला है। ये सिद्ध करना है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। हो गया।
आधारभूत समानुपातिकता यानी कि थेल से प्रमेय का कथन आपको देना है। हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया है। यहाँ से अपन बात करते हैं तो x और y में आपको एक ऐसा संबंध बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, आपके सामने है ये। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए आपके सामने कि ये जोड़ते हैं तो इसका अनुपात विभाजित करना है। अच्छा, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है आपको। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सबका सॉल्यूशन मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप क्वेश्चन पेपर को आराम से देखो, है ना। क्वेश्चन देखो आपको, है ना, क्योंकि ये क्या है, बच्चों को याद है। मेन चीज़ है कि क्वेश्चन चाहिए है प्रैक्टिस के लिए मेन तो। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर जो छतरी में 8 ताने हैं। छतरी को 45 डिग्री त्रिज्या वाला सपाट मानते हुए लगाए गए, तो इनकी क्रमगत 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देख सकते हैं, अथवा वाला। हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है साथ में। और पत्ती खेल लो भैया। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी है, उससे निकाला गया एक पत्ता है। बताना है आपको कि लाल का बादशाह है, फेस कार्ड वाला है, पान का गुलाम है, हुक्म का पत्ता है, कीट की बेगम है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। हो गया। यहाँ पर हम बात करते थे, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है। सभी गेंद एक ही साइज की है। कृतिका ने बिना थैले के अंदर झाँक के इनमें से एक गेंद निकाली, तो वहाँ गेंद कौन सी होगी। ये देखिए 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है तथा शेष अच्छे हैं। आप खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों को से यादृच्छिकता निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वहाँ पेन खराब है, कि खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। तो भाई साहब खरीदेंगे कब, जब अच्छा होगा। नहीं खरीदेंगे कब, जब खराब होगा। तो यही बताना कुछ है। ये देखिए भाई साहब, बिल्कुल करके जानने की है इस चीज़ को। इनमें से इस साल इसके चांस है, इनमें से ये 2 तरह के क्वेश्चन रहते हैं इनमें, बिल्कुल। ये यहाँ पर देखिए, जांच कीजिए। ऐसी 40 धना पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ गया कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हो गया यार। एक मीनार, जहाँ से हम बात करते तो क्वेश्चन नंबर 21 की। एक नगर में एक टैक्सी है, उसके भाड़े का नियत है, नियत भाड़ा से अतिरिक्त चली गई दूरी वाला है। इसका सबका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करवाऊंगा, डरो मत। ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से वाला। यदि कोई एक बेलन है का आकार का है, एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। यहाँ से हो गया इतना। इस तरह के बेटा 6 मॉडल पेपर दे रहा हूँ आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 में देखो आपको, लो साहब हो गया। अब इसके बाद में अगला देखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा उसको। इसके बाद में विद्यार्थियों का एक समूह है, 20 मोहल्ले बहुलक ज्ञात करना है, मतलब इसका हो गया। तो ये आपका मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने आपको गणित का सेट सी बता दिया है ना। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको अच्छे से तैयारी करना है। आप चलिए, ये तो आपका सेट सी यहाँ तक मैंने पेपर आपको बता दिया है ना। अब मैं आपको क्या करूँगा कि सेट ए से लगा के जो 6 तक सेट ए से लगाकर आपका सॉल्यूशन है, उसके कुछ जितने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो पाते हैं तो अपन सॉल्यूशन भी देखते हैं सेट ए से। ठीक है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे अपन पूरा सॉल्यूशन एक साथ समझेंगे। तो प्रश्नों को पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको भी थोड़ी शांति से, धैर्य से समझना पड़ेगा, है ना? पूरा ध्यान जो है देखो अपनी तरफ से 100% दो। कितने ही नंबर आए वो एक अलग बात है, अपन ने कितनी मेहनत करी वो देखो, ठीक है? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 6 क्वेश्चन देखेंगे। छठा कि संख्या जो है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहीं पर नीचे दिया गया एक्सप्रेस द नंबर ऑफ 3825 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में अपने को लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ पर देखो इस तरीके से, देखिए सबसे पहली चीज आपको यहाँ से इस तरीके से एक इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए 3825 गुणनखंड विधि के द्वारा। तो देखिए अब सबसे पहले अपन सब जानते हैं इसमें 5 है तो 2 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2 का नियम क्या कहता है अपना कि यदि कोई संख्या के पीछे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि अंक जो अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक उसमें आप 2 का टेबल पढ़ लो केवल केवल। तो 2 का टेबल आ रहा है क्या इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 5 दिया है तो नहीं आएगा, बस सीधी सी बात है, 2 का नहीं आएगा। अब 3 के लिए क्या है? 3 के लिए इन सबको सम कर लो, यानी आपस में जोड़ लो। आपस में जोड़ो मतलब 3 और 8 कितना हुआ? 11। 11 और 2 कितना हो गया है? 13। और 13 और 5 जो हो गया है वो कितना हो गया? 18। तो मतलब यदि अपन जोड़ोगे 3 को आपस में, इनको मतलब जोड़ोगे तो आपस में जोड़ोगे तो उसमें फिर 3 का टेबल दे दो। यानी कि मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको अंतिम अंक में टेबल पढ़ोगे तो 2 की टेबल पढ़ के देख लो, तो 2 का नहीं जाएगा। 3 के लिए क्या करेंगे? आपस में इनको जोड़ लो, यानी कि इन दोनों को जोड़ो। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 हो गया 18। तो 18 आ गया, मतलब 3 के पहाड़े में आएगा बिल्कुल। तो यहाँ से देखेंगे 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ से 2 बच गया, 22 हो गया है। और 3 7 जा हो गया, 3 7 जा हो गया। और यहाँ से अपन करेंगे 15 बच गया, तो 3 पंजे 15 आ गया भैया। इसी तरीके से अपन 3 का करेंगे तो 3 चुकू 12। पहले हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ ताकि समझ में पूरी तरह अच्छे से आ जाए, है ना? देखिए 3 चुकू 12, एक रह गया, मतलब नहीं रहा, मतलब अब 3 दूने 6 और ये आ गया 3 पंजे 15 हो गया। फिर अपन देंगे अब 3 से, तो 3 से नहीं जाएगा, देखो 3 करना 3, 1 बज गया 12 बन गया, 3 चुकू 12, फिर 5 में नहीं जाएगा, तो इसलिए अब किसकी टेबल आ जाएगी? 5 की। बोलो भैया। तो 5 है 40 और 5 25। फिर देंगे 5 से, 5 करना 5 और 5 सते 35 और 17 एक ऐसा आपका, ठीक है, प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड है ये, कि जो 17 से ही जाएगा। तो देखो बताओ क्या क्या आया आपका? 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3 इंटू 3 अगेन 5 अगेन 5 अगेन 17 यानी 17। बस तो ये अब इसको अपन इसको यहाँ से बराबर करके इसको देखो, अब इसको घातांक के रूप में लिख दो। घातांक मतलब कितनी बार है? 3 2 बार है, तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 को अपन लिख सकते हैं 5 की घात 2 और इंटू 17 तो ही से एक बार, बस खत्म। ये हो गया आपका आंसर। बस इतना सा करना है, ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भैया। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने लिख दिया ये प्राइम फैक्टर ऑफ, क्योंकि गुणनखंड को कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 हो गया। नाउ इसको अपन इस तरीके से इसको फैक्टराइजेशन जो मेथड है उससे आपको कर लेना है। आंसर मतलब समझ में आना बेटा, कोशिश करना है आपको भी, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सेट जो डी है आपका, इसी तरीका सवाल सेट डी में मैंने अथवा में दिया हुआ है कि संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, क्योंकि अपन एक साथ सभी सेटों का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो जो एक जैसे समान रहेंगे सिमिलर तरीके से उनको देख लेते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं सेट डी का छठे का अथवा मैंने लिख दिया है। ये कौन सा है आपका? 140 है, तो 140 के गुणनखंड। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख दोगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 100, ठीक है, 40। तो यहाँ पर अपन लिख देते 140 के गुणनखंड। 140 के गुणनखंड सिंपल सी बात है, 140 में ये यहाँ पर है, 140 है तो 2 का देंगे तो 2 7 जा 14, 0 आ गया है। फिर 2 से देंगे अगेन, तो यहाँ से देंगे तो 2 से दिया तो 2 3 जा 6, 1 बच गया, 10 बन गया, 2 5 जा 10। 3 से दें क्या? 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7 और 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7,
यहाँ पर अपन कर देख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 5 अगेन 7, यहाँ पर इसका आंसर है। कितना सा फर्क है, सिंपल है, कोई कठिन तो नहीं है। ठीक है भैया, कर पाओगे। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये होमवर्क है आपका। ठीक है, रफ में आपका अलग से एक्स्ट्रा बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, एक्स्ट्रा में आपको कर लेना है बेटा 156 का, कर पाओगे आराम से। 156 का एक बार आप चेक करके देख लीजिएगा। 156 के बाद में आप करना चाहो तो 148 का कर लेना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये बेसिक वालों के लिए आ सकता है, पूरा चांस है ये। ठीक है, बाकी अपन सारी चीज़ें आपको मैं बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराना हो, है ना वरना। ठीक है, अच्छा कई बच्चों को क्या है कि यार कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बहुत सारी समस्याएं होती, मैंने बच्चों को देखो सुबह एक बार कोचिंग, अपने ऑफलाइन कोचिंग में मैंने बच्चों को से थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो वो समझ में नहीं पा रहा था कि हमको हमारे पास स्टैंडर्ड है या बेसिक है। तो एडमिट कार्ड पे जो लिखा है उसी के अनुसार आपका पेपर है ना। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना है आपको। और यहाँ से आप एक और करके जाइएगा 7429। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपन। अब देखिए ये अपना अथवा वाला देखते हैं सेट ए का, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको देखते हैं। तो देखिए ये जो कोई भी संख्या जो होती है शून्य पर समाप्त होती है, तो इसका थोड़ा सा बेसिक फंडा होता है कि यदि कोई भी संख्या, ठीक है, यहाँ से अपन इसका आंसर लिख देते हैं। यदि कोई भी संख्या, ठीक है, शून्य पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 × 5, जैसे ये अभाज्य गुणनखंड ऊपर निकाला था नहीं अपन ने यहाँ, तो ये आपकी देखो शून्य पर समाप्त हुई नहीं हुई, 0। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 का तो कम से कम एक बार तो है ही सही है नहीं, भले दो बार आया एक बार, पर एक बार तो 2 होगा ना, एक बार 5। तो उसका एक पेयर की बात करें, अपन पेयर की बात करें तो जोड़ा बनाएंगे तो 2 × 5 का एक जोड़ा गुणनखंड एक अवश्य होगा। तो लिख दो लाइन यहाँ पर कि यदि, तो देखिए लिख दी मैंने लाइन यहाँ पर कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 2 × 5 होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर बोल रहा है वो 6 की पावर n, तो लेकिन 6 की जो पावर n है इसकी जो गुणनखंड है वो 2 × 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, n है तो n पावर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है, अलग अलग तरीके से लिखते हैं सभी। तो लेकिन 6 की पावर n है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 × n 3। यहाँ 6 की पावर n के गुणनखंड 2 × 3 है, इसमें, ठीक है, इसमें 5 नहीं, मतलब 2 × 5 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और हम इसमें क्या है 2 × 5 है, जबकि जबकि इसमें क्या होना था 2 × 5 होना था, इसमें 2 × 5 का एक गुणनखंड नहीं है। बस इतना सा बहुत है, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। यदि कोई जरूरी नहीं ऐसे लिखोगे, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसमें केवल और केवल 2 × 5 होना एक आवश्यक है, वो 2 × 5 होता है। ठीक है, लेकिन 6 की घात n जो है 2 × 5 लिखा हुआ है, 2 × 3 लिख सकते हो। यहाँ 6 की पावर n है, इसके गुणनखंड में 2 × 3 है, इसमें भाई साहब 2 × 5 का गुणनखंड नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये सवाल में से देख के लिख दो। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए वैसे का वैसा उसमें से लिखना, प्रश्न में से कैसे लिखोगे, ये रहा आपके सामने, यहाँ पे देखो ये। तो इसलिए यहाँ पे कि इसलिए किसी, यहाँ से लिखेंगे अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने सेट सी आपको दिया है, इसमें देखिए यहाँ पर यही सेम टू सेम सवाल है, पर यहाँ पर 6 की घात n की जगह पर जाएगा 4 की घात n, 4 की पावर n आ जाएगा, तो बस 4 की पावर n लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है, यहाँ पर अपन वैसे का वैसा सेम टू सेम लिखना है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसे गुणनखंड में 2 × 5 होना आवश्यक है। यहाँ पे 6 की घात n की जगह पर जाएगा 4 की घात n × 2 × 2 आ जाएगा। अब यहाँ 4 की घात n के गुणनखंड में 2 × 2 है, क्योंकि 4 का 2 × 2 है, इसमें 2 × 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः साहब ये भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, कर पाओगे आराम से, दोनों में से एक सवाल तो आने ही आना है, ध्यान रखना है। तो 4 की पावर n या 6 की पावर n आएगा, 99% नहीं 100% जवाबदारी है। ठीक है, उसमें से आएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये 2 सवाल है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये सेट बी के हैं। 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ का तो आएगा ही आएगा, या तो डायरेक्टली एक केवल इतना से इतना पूछ लेगा कि एचसीएफ ज्ञात करो तो एचसीएफ एचसीएफ लिख देना है, और एलसीएम पूछे तो एलसीएम। तो देखो 6 और 20 का बात चल रही है। चलिए तो यहाँ पर अपन इसको रख लेते हैं, यहाँ पर 6 और 20 है ना। तो सोल्व करेंगे यहाँ से 6 और 20 के का एचसीएफ। तो देखो 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड 6 के गुणनखंड क्या जाएगा यहाँ पर 2 × 3, सब जानते भी ये तो। अच्छा 20 के हैं तो 20 के गुणनखंड इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 और प्राइम फैक्टर ऑफ 20। गुणनखंड 20 का क्या जाएगा, यहाँ से अपन यदि 20 का करना चाहो तो ये यहाँ से 2 10 5 और 5, यानी कि 2 की पावर 2 × 5, ध्यान देना है 2 की पावर 2 × 5। अच्छा जब एलसीएम लिखेंगे ना तो एलसीएम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 6, ठीक है। एलसीएम ऑफ 6, 20, किसका एलसीएम चाहिए अपने को 6 और 20 का। तो जब एलसीएम करेंगे तो इसमें एलसीएम में सभी को लिखना है, जो कॉमन है उसे भी लिखो, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखो। तो कॉमन का मतलब जो दोनों में है, तो दोनों में है जो कॉमन क्या क्या है इसमें से 2 है, तो एलसीएम में कॉमन तो लिखेंगे लेकिन बड़ा वाला लिखेंगे, ध्यान देना है। तो पहले तो 2 लिखा तो 2 ये पूरा 2 की घात 2 आ गया, ठीक है। अब 3 लिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि जो कॉमन हो या नहीं हो सभी को लिखना है। तो यहाँ से 2 की पावर 2 आ गया, 3 आ गया है, × 5 आ गया है, लिख दिया सभी। कोई तो रहे छोटा तो नहीं है। हाँ कई बच्चों को लग रहा होगा ये 2 क्यों नहीं लिखा, भैया देखो कॉमन है, जो कॉमन है उसमें से बड़ा वाला लिखना है, याद है, किसी छोटी सी बात रहेगी ध्यान। चलिए तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा हो जाए 12, और 12 5 जाता है 16, यानी कि कितना एलसीएम निकल गया यहाँ पर इसका 60, यानी कि 2 दूने 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 कर पाओगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए केवल इतना से लिखना प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है, प्राइम फैक्टर ऑफ 20। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ किसका लिख रहे हैं, एचसीएफ भी 6 और 20 का ही, ठीक है। अब एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन हो केवल उसी को लिखना है ना, जो दोनों में दिखे एक जैसा। अब जो कॉमन है उससे तो लिखेंगे, पर जो भी घात में छोटा हो उसे लिखेंगे। एलसीएम में जो घात में बड़ा था उसे लिख दिया, और एचसीएफ में सिंपल सी बात है, पहले तो जो दोनों में हो उसे लिखो, और उसमें भी छोटी घात वाला लिखो। तो यहाँ पर कौन सा है 2 है खाली केवल, बस। तो एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया आपको, सिंपल सी बात है। तो यहाँ अतः एलसीएम 6, 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 60, एवं एचसीएफ इसको 100 लिख देंगे ना, इंग्लिश मीडियम वाले 100 एलसीएम हो गया। और यहाँ से अपन ने आगे बढ़ के बढ़ाया है एचसीएफ ऑफ किसका 6, 20, इसका आंसर है गया यहाँ पर 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है भैया, कर पाओगे, छोटा सा स्क्रीन कर देता हूँ थोड़ा सा ये, ताकि आपको दिख में समझ में आ जाए कि इस तरीके से ये सॉल्व किया अपन ने। अब देखिए यहाँ से अपन बात करते तो सेट ई में ये क्वेश्चन दिया गया, देखो 5005 का तो आपको कर लिया होगा, आपने कर लेना उसमें, ठीक है। अच्छा 6, 72 और 120 का अभाज्यगण गुणनखंड विधि द्वारा केवल और केवल एचसीएफ ज्ञात करना, बहुत ही सिंपल है। देखो 6 और 72 और 120 है ना, यानी कि देखिए इंग्लिश मीडियम वाले कर लेंगे ना बेटे इसको प्राइम फैक्टर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे क्या क्या संख्या में दिया उसको 6, 72 और 120, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। यहाँ से कौन सा है ये, सेट ई का है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, सेट ई में छठा है। चलिए आपको तो सवाल से मतलब है, 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड कितना होते हैं 2 × 3 होता है। 72 के गुणनखंड, तो ये यहाँ से अपन 72 के निकाल लेते हैं, 2 से देंगे 2 तिया 6, और 1 गया 2 छंगे 12, फिर 2 से देंगे 2 1 अन्ना 2, 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे 2 इनाम 18, फिर ये देंगे 3 1 अन्ना 3, 3 तिया 9, 3 1 अन्ना 3, समझ में आ गया इतना। चलो आगे बढ़ाएं। अच्छा यहाँ पर देखो 72 है ये, तो इसको 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से देंगे तो
2 1 जा 2, अगेन 2 इसमें देंगे तो 2 8 जा 16, फिर 2 से अगेन देंगे 9 आ जाएगा, 3 से देंगे तो 3 1 जा 3। ये तो चीज़ें नॉर्मल सी बात है, ये याद भी है ना। चलो तो क्या निकला 72 का, जल्दी से बोलो। 2 की पावर कितनी लिख दूँ, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर है 2। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर है 2। एक और रहा क्या 120, हाँ 120 के गुणनखंड प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 2 इंटू 3 72, सॉरी प्राइम फैक्टर ऑफ 72, तो इसका जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और प्राइम फैक्टर ऑफ 120, तो इसका अपन लिख लेते हैं ना, 2 छंगे 12 जीरो, फिर देखेंगे 2 से 30 बार आ गया, फिर गेट लग जाएगा 15 बार आ जाएगा, फिर 3 से देंगे 5 बार आ जाएगा, फिर 5 करना 5, याद है नहीं ये चीज़ें तो। चलिए कितना आ जाएगा, 2 की पावर है 3 और 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ पूछा उसने आपसे, क्या पूछा है, केवल एचसीएफ। तो यहाँ से अपन लिखेंगे एचसीएफ 6,72,120 इक्वल टू, देखिए अच्छा अब इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन चीज़ें लिखाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने बताया भी है आपको कि एचसीएफ में केवल कॉमन निकालना है, और कॉमन में भी आपको छोटी वाली लिखना है। तो कॉमन है, देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है दो दो दो, पर छोटा कौन सा है, केवल 2 है, इंटू यहाँ से देखो 3, 3 की पावर 2 3, बोलो कौन सा, ये कोई सा भी 3 ले लो। तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आया वो कितना आया है, आंसर आ गया आपका 6। कर पाओगे आराम से। अब देखिए यहाँ पर ये सेट एफ है ना, इसके अंतर्गत दिया हुआ है 8 9 और 25 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। कर पाओगे तो सिंपल है ना, इसमें केवल इसी तरीके से आपको फैक्टर कर लेना है, और फैक्टर करने के बाद में कॉमन वाली चीजें भी लेंगे और बिना कॉमन वाली भी आएगी इसमें एलसीएम में। जैसा कि ये जो सवाल है ना, ये आपको पूरा हिंट दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करें तो बहुत ही सिंपल है। एक तो ये आपका आएगा इमेज, इमेज इससे 3, देखो ये जो चैप्टर 2 है ना, इसमें से 3 तो चीजें ही है केवल, एक तो इमेज है, इमेज के बाद में आपको नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करना है, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स बनाना है, यानी बहुपद बनाना है, आपको दिया रहेगा तो अल्फा और बीटा का मान। तो देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ग्राफ में कुछ भी नहीं करना, ये जो चित्र आए, देखो इस चित्र को ध्यान से देखो आप, है ना, ये चित्र है आपका, है ना, इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें एक्स अक्ष कौन सा है, तो ये जो लाइन है ना, ये इधर वाली, इसको कहते हैं एक्स अक्ष बस। अब ये एक्स अक्ष को जितनी जगह काट के जा रहा है, ये ऊपर से आड़ा टेढ़ा, ये जो मटेरियल रंगोली बिलू बनाया आपने, ये तो कितनी जगह काट रहा है, एक तो ये यहाँ काट रहा है, बोलो हाँ एक, एक यहाँ काट रहा है, बोलो 2, फिर ये काट रहा है 3, ये काट रहा है 4, तो 4 शून्यों की संख्या है क्या, हाँ यार 4 जगह काट रहा है, तो भैया 4 जगह काट तो रहा है, पर लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एक्स अक्ष को काटना चाहिए केवल। तो ये एक गिनती होगी, हाँ होगी, ये गिनती होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वाई पे आ गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं टोटल बताओगे तो 3 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो है, ग्राफ, ये ग्राफ बनाए आड़ा चढ़ा जो माल है ना, ये ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इंग्लिश मीडियम का बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी, ठीक है। ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। सेम टू सेम ऐसे के ऐसा यदि आपसे पूछ ले कहीं दूसरा, तो जैसे ये इमेज के ऊपर अपन ने, मैंने यहाँ इमेज लगा दी, ये एक्स अक्ष हो गया, ये कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई है, और मैंने अब ये यहाँ से ये कर दिया। लो साहब बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, बताओ अब यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है क्या, क्योंकि ग्राफ जो है, अच्छा गलती से यहाँ तो यहाँ बनाया चित्र नहीं, ये यहाँ है, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे है ना, ये मैंने चित्र बनाया, ये आपके सामने है ना, तो इसमें बताओ एक अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, तो एक अक्ष को तो एक जगह भी नहीं काटा, ये मानना है मुंडा, तो ये भाई साहब 0 हो गया। कर पाओगे आराम से, ठीक है, आराम से कंप्लीट कर लेना है। चलो बढ़ाएं आगे, इसी तरीके के और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये हो गया, इसका भी देख सकते हैं आप बढ़िया से, ये वही का वही, अभी तो मैंने चित्र बना के बता दिया। एक पेपर और है जिसमें ये इस तरह का सवाल है आपका, तो यहाँ पर ये सेट सी में, और ये इस तरह से है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत है वो।
ये देखिए, है ना। तो यहाँ बताओ ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा था, ये 1 और 2। तो हम लिखेंगे लाइन, हिंदी मीडियम वाले सुन लेना ध्यान से, ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। अच्छा, यहाँ पे कर रहा है क्या, तो यहाँ नहीं कर रहा है कहीं भी, वाई को कर रहा है केवल, तो ये क्या यहाँ क्या लिखेंगे कि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ 0 होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का भी लिख दिया है डायरेक्टली, कि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु और काट रहा है, इसलिए शून्य की संख्या 1 होगी। सिंस द ग्राफ इन इंस्ट्रक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट द नंबर ऑफ जीरोस कितना जाएंगे, विल बी 1। ठीक है, कर लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। अब देखिए इसका अथवा जो है, ये क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब अपने को नंबर ऑफ जीरोस बताने इसमें कितने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए सबसे पहला जो होता है ना, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार इसका थोड़ा सा हिंट। एक्स स्क्वायर प्लस आपका 7x है प्लस 10 है। देखिए ये जो है, ये इसके आगे वाला कहलाता है इसका गुणांक। ठीक है, ये आगे वाला जैसे 7x है, तो ये है इसका गुणांक। क्या है, गुणांक है। तो अपने को जो ये है आपका x की पावर 2, यानी कि ये आपका, ठीक है, अधिकतम घात वाला पद है। यहाँ से ये जो पद है, ये इसको कहते हैं अपन मध्य पद। कौन सा कहते हैं, मध्य पद हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। एक्स का गुणांक कितना है, 7 है। और बिना गुणांक वाली संख्या, जो मतलब किसी के भी गुना में नहीं है, अचर राशि। ठीक है, केवल अपन इसको क्या कहते हैं, अचर राशि कह सकते हैं। तो अपने को कुछ नहीं करना रहता इसमें, कि ये जो बीच वाला जो मध्य पद है, इसको ऐसा तोड़ना है बराबर भागों में, कि ये आपका गुना करोगे तो 10 आ जाए, और जोड़ोगे घटाओगे तो वापस 7 आ जाए। तो ज़्यादा इसमें पछने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश करूंगा इसमें। देखिए पीछे वाली संख्या को देखना सबसे पहले, यदि यहाँ पर आगे 2 रहता तो सबसे पहले 2 का गुना करते अपन, तो यहाँ पर तो 1 है, कोई फर्क ही नहीं है। तो 10 है तो 10 का 10 ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर है 10। अब ऐसी टेबल पढ़ो कि जिसके पहाड़े में आपके टेबल में 10 आए, तो 2 की टेबल पढ़ो, छोटी छोटी पढ़ेंगे नहीं, क्यों बचेंगे फालतू। तो 2 की टेबल पढ़ी तो 2 5 जा 10, यानी कि 2 पंजे 10 आ गया, 2 पंजे 10। तो पहली संख्या निकली अपनी 2, और दूसरी निकली आपकी 5, है ना, क्योंकि 2 पंजे 10। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, क्या दोनों दोनों जोड़ के 7 आ रहा है क्या, तो आ रहा है बिल्कुल। गुना करोगे तो 10 आ रहा है, कि आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो बस दोनों को आपस में जोड़ दो, बस कुछ भी नहीं करना है। तो 2 प्लस 5, यदि घट के आए, मान के चलो कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसमें घट के आएगा, मतलब 9, अभी 9 रहता, और यहाँ पर अपना रहता 2 रहता, और फिर 7 चाहिए था, पर लेकिन फिर 9 दूना 18 आ जाता, तो यहाँ पीछे 10 की जगह पर 18 रहता, तो फिर 9 2 लिखते। सही में आ गया मेरे हिसाब से, कि कितना आया है, कि 2 और 5 आया है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, जहाँ ये 7 था इसको हटा के क्या कर देंगे, 2 प्लस 5। देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 और एक्स प्लस 10। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से इसे प्लस जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्स जाएगा तो ये 2x हो गया, और 5 है तो 5x हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, यहाँ से अपना कॉमन आ गया। कॉमन निकालना आते ही होगा आपको, कि जो दोनों में हो। इसकी बात घात 2 है, इसके पास है, तो कॉमन तो ये चीज़ है, तो ये बेटा पहले से याद होनी चाहिए आपको, एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ से आपका कॉमन निकलेगा तो 5 निकल जाएगा, और एक्स प्लस 2 यहाँ पर भी आपका रहने वाला है। तो एक्स प्लस 2 फिर से कॉमन है, देखो, तो एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 5। चलिए, अब क्या चाहिए अपने को, दोनों चीजें आ गई। अब शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे, केवल नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, 4 जीरोस लिखेंगे, 4 जीरोस, इतना भी लिख दोगे जिसमें भी आपका काम हो जाएगा, हैं।
जीरोस की स्प्लिंग ट्रिपलिन दो, ठीक है, हो गया 4 जीरोस। चलिए आगे बढ़ाएं। तो x+2 इज इक्वल टू 0, कोमा x+5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि शून्यकों के लिए मतलब बराबर को उधर 0 लगाना है। x बराबरी पे प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, यहाँ पर आंसर निकल गया। x+5 उधर जाके काय का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो आंसर आ गया अपना यहाँ अतः या सो, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले एक एक दो दो अक्षर बदलना है केवल। अतः शून्यकों की संख्या, अतः अभिष्ट शून्य, अभिष्ट शून्य कितना जाएगा आपका -2 कोमा -5, ठीक है। अपन इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा भी लिख सकते हैं कि सो द नंबर ऑफ जीरोस, द जीरोस आर, ऐसा लिख सकते हैं द जीरोस आर, हाँ, सो द जीरोस जीरोस आर -2 कोमा -5। हो गया भैया, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, कर लोगे इस तरीके से आएगा तो कहीं का भी सवाल आएगा तो कर लोगे आराम से। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सेट बी का, तो इसको तो आपको कर लेना है, फिर यहाँ से आपको ये होमवर्क के रूप में रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद में आपका सेट सी देख लेते हैं। सेट सी में आपका जो रहेगा क्वेश्चन, वो तो अभी मैंने बताया ही नहीं, ये अलग तरह का, इसको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। सेट सी के बाद में सेट डी, सेट डी में ये रहेगा x² - 3 का शून्यक, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से है, तो इसको मैं बता देता हूँ, है ना, x² - 3। चलिए तो x² - 3 है, x² - 3। देखिए कोई भी यदि यही सवाल है आपका इसके रूप में भी आता है, x² - 5 के रूप में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ 3 है, तो अपन इस 3 को लिख सकते हैं करनी में 3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि घात 2 से करनी कटेगी, वापस 3 आ जाएगा। यदि 5 लिखा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, इस 5 को लिख सकते हैं 5 की करनी में घात 2, ठीक है, लिख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अपन करेंगे इसको सोल्व, तो क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका x² और √3 की पावर 2। अब यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन गया है, क्यों, कौन सा बना कि a² - b²। इसका मतलब क्या है कि एक बार पॉजिटिव लिख सकते हैं, एक बार इसको नेगेटिव लिख सकते हैं, है या नहीं है ऐसा फॉर्मूला। अब नहीं है तो भैया मैं क्या करूँ, तुमने याद नहीं करा तो, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखेंगे तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसे माइनस में लिख देंगे, लिख दिया बस। अब सिंपल सी बात है, ये तो पकी पकाई खीर यहाँ तक आ गई, अब ये तो उससे भी सरल निकला, यहाँ तक आ गए, बस अब लिख देंगे 4 जीरोस शून्यकों के लिए, तो 4 जीरोस, यानी हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए लिख दोगे, यहाँ से कोमा लगा दिया। तो x + √3 इज इक्वल टू 0, कोमा x - √3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू जाएगा माइनस का आपका आ जाएगा करनी में 3, और यहाँ पर जाएगा x बराबरी पे करनी में 3। तो बस अतः की लाइन आपको पता ही है, ये लिखा था अभिष्ट शून्य, लिख दोगे तो ये हो गया -3 और √3, कर लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, कभी कोई प्रैक्टिस करो तो बाद में, ये हो गया। बाकी ये सारे के सारे जो मॉडल पेपर यहाँ सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो एकदम से यहाँ होगा नहीं। तो आप बेटा क्या करो, इनको इसके साथ एक स्पेशल PDF मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन दूंगा 100% ट्रस्टेबल, क्योंकि देखो आप सब जानते हैं जिन बच्चों ने पहले संस्कृत में पढ़ाई की इस चैनल से, ठीक है, और इंग्लिश में भी की है, IT का पेपर जिनने दिया है पूरे का पूरा आया हुआ है, तो आप चैनल पर जाके वहाँ से मॉडल पेपर प्लस स्पेशल PDF, उसका सॉल्यूशन सब कुछ वहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी। सॉल्यूशन तो क्या, मैथ्स का सॉल्यूशन तो देखो कर करके देखना पड़ता है, सबके अलग अलग टेक्निक है, ठीक है, करने की, तो वो एक चीज़ एक अलग है। तो आप स्पेशल PDF से बिल्कुल पढ़ाई करो, और साथ में मॉडल पेपर से, बस उसके अलावा कोई अदर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, उसमें से पूरा जाए, भले चाहे आप बेसिक वाले हो स्टैंडर्ड वाले हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो मैं बताऊँगा दोनों का अलग फोल्डर डाला हुआ है वहाँ, है ना, बेसिक के लिए अलग और स्टैंडर्ड के लिए अलग, चिंता मत करो आप तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से ये t² - 15 वाला कर लोगे, वही सेम टू सेम आ जाएगा आपका। तो ये t² 15 है, तो यहाँ पर ये अंडर रूट कर देंगे, सेम प्रोसेस यही, अंडर रूट कर देंगे, एक बार प्लस में, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव करके कर लेना है ना। चलिए कर पाओगे, जल्दी बोलो फटाफट, ठीक है भैया। अब बाकी ये तो अपन ने देख ही लिया, ये क्रमशः ये वाला अपना और रहा है, ये तो अपन ने देख लिया, और ये भी अपन ने
कंप्लीट कर ही लिया है ना इसको, टेक्निक वाले को। सवाल देखते जाना आप, तो फटाफट करके देखना एक बार कौन सी चीज़ें आती है आपको, कौन सी चीज़ें नहीं आती है ना। चलिए यहाँ से अपन बात करते हैं। तो एक और आपका है ये, इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते तो 3x² - x4 ये करना है आपको। ये टेक्निकली है बस, केवल अपनी अभी करा दूंगा, ये भी आपको एक साथ कर लेना है ना। इसके बाद में यहाँ से देखो, इसमें से 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये वाला ये तो कर दोगे। बाकी बच्चा क्या है, ये 4 और 1 वाला है। तो चलिए इसको भी अपन देखते हैं, अपन आगे बढ़ के हैं। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है ये दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल कितना होता है 1/4 है और गुणनफल कितना है -1 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पर, जल्दी बोलो। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो गया -1। तो देखिए अपन जब फॉर्मूला लिखते हैं इसका तो इतना लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, अल्फा इंटू ए प्लस बीटा होता है b/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ से v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू आ जाएगी आपको, देख लीजिएगा -1। ठीक है, अपॉन आ जाएगा यहाँ पर 4, क्योंकि एक अभी भी आपका तो वो तो माइनस रहेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का ये आ गया। चलिए आगे बढ़ाएं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अब इसका मान कितना दिया देखो ध्यान से, तो ये c का मान हो गया 1 हो गया है। ठीक है, अच्छा ये 1 हो गया है। अब a की जो वैल्यू है, अपन यदि आगे की बात करते, a की वैल्यू तो 4 है, तो a की वैल्यू 4 है तो मतलब c की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, फिर कितना होगा देखिए, बराबर करके अपन आगे बढ़ाएंगे इसको, तो अपन लिख सकते हैं a की वैल्यू 4, तो बटे में ये भी 4 रहेगा। समझ में आ गया, ये माइनस का 4 रहेगा, तब जाके तो ये इसमें 4 से 4 कटेगा, तब जाके उत्तर 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का गुणनफल है ये c/a। समझ में आ गई बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे 4 होना जरूरी है, मतलब इसका उत्तर दे दिया उन्होंने। तो यदि हम यहाँ से बातों को पकड़ें तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू निकल कर आई 4, b की वैल्यू जो निकल कर आई है वो आई है -1, c की वैल्यू जो निकल कर आई है वो आ जाएगा आपका, c की वैल्यू निकल कर आई है -4। अतः अभिष्ट बहुपद, कितना जाएगा आपका, इस बेस पे रहता है x² प्लस bx प्लस c, इस बेस पे रहता है, तो ये पर डायरेक्टली आंसर लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो a कितना हो गया आपका 4, तो 4x² प्लस b की वैल्यू हो गई -1x और -4। ठीक है भैया, कर पाओगे, कर लेना है ये चीज़ें है ना। चलिए, तो ये भी इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन रहेंगे ये क्वेश्चन करना ही करना है। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है बाद में कि -3 और 2 वाला। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है, ये यहाँ से जाएगा 0 करने में 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक है, इस सवाल को भी। इसके बाद में आपका अगला है, अगले में तो ये यहाँ पर है, ये द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात का योग और क्रमशः है 1 1 1। ठीक है, ये कर लेना है, कर लोगे। चलिए इसके बाद में आपका रहेगा अगला, ये यहाँ से एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके योग और गुणनफल क्रमशः कितना है 1 और करने में 3 है। कर पाओगे, कर लोगे, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। ठीक है, और इसके बाद में ये भी करना है, ये 4 और 1 वाला यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है अपन एक साथ आपको कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ से अगला जो प्रश्न रहेगा वो मैं आपको एक साथ पूरा चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जानता जानता वीडियो को शेयर करना है, और आपको लगे कि नहीं यार कि सॉल्यूशन समझ में आए तो मैं आगे का बढ़ाऊँ। ठीक है, तो बता देना है कि आपको आगे की चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको केवल केवल प्रश्न पत्र ही चाहिए, तो वो आपको एप्लीकेशन के अंतर्गत दिए गए, अभी जिन बच्चों ने मॉडल पेपर नहीं लिया है ले लो, सॉल्यूशन नहीं लिया है वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको स्पेशल पीडीएफ जो है वो भी आपकी डल चुकी है, देख लेना आपको वहाँ पर। ठीक है, यदि वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, ठीक है, तो जब तक तो डल ही चुकी होगी। ठीक है भैया, तो आराम से मेहनत करो बिल्कुल चीज़ों को,
तो कोई समस्या नहीं है, एक बार नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ और मॉडल पेपर तैयारी करो आप। तो देखो मैथ्स को आप बहुत ही सिंपल वे में लोगे ना तो भी आपको नंबर नहीं आएँगे, ठीक है? सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं गणित में। और भैया मैंने तो पूरी चीज़ें पकी पकाई के दे दी है, पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? तो जिन बच्चों ने नहीं लिया है मॉडल पेपर ले सकता है बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है? और स्पेशल पीडीएफ। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।